आज के इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों पर बातचीत करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जो दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। इस बारे में एमसीक्यूज प्राय पूछे जाते हैं और दक्षिण भारतीय अभियानों की जो जानकारी के स्रोत हैं वे हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतह और इसामी की फुतह उस सलातीन। इन सभी रचनाओं में उसके दक्षिण भारतीय अभियानों का विस्तृत विवेचन मिलता है हमको। और आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी के किस सेना नायक द्वारा किया गया? यस, मलिक काफूर द्वारा। मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत के सभी अभियानों का नेतृत्व किया गया। दक्षिण भारत के 4 बड़े राज्यों पर हमले हुए हैं। पहला है देवगिरी, फिर वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा। तो सबसे पहले हम देवगिरी अभियान पर बात करते हैं। मलिक काफूर का पहला अभियान 1307, 1308, 1307, 1308 में देवगिरी के विरुद्ध हुआ। पहले तो आपको बता दें कि देवगिरी है कहाँ पर। आप में से शायद बहुत सारे बच्चे जानते हैं, देवगिरी है आधुनिक महाराष्ट्र का इलाका। तो गुजरात आपको बताया गया है उत्तर भारत अभियानों में कैसे अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक उसे गुजरात जीत कर देते हैं। तो 1307-8 में देवगिरी पर आक्रमण होता है। वहाँ पर उस समय शासक है यादव, शासक वंश है यादव राजवंश और शासक का नाम है रामचंद्र देव। आपको बताया गया था कि जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा यानी कि इलाहाबाद का प्रांतपति था, तब उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था और रामचंद्र देव को पराजित किया था। उस समय रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण करके वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया था। किंतु जब अलाउद्दीन उत्तर भारत में व्यस्त हो गया, तब रामचंद्र देव ने ये नजराना या वार्षिक कर देना बंद कर दिया। तो बर्नी लिखते हैं कि काफूर के आक्रमण का उद्देश्य नजराने की बकाया राशि वसूल करना था, जबकि इसामी कहते हैं कि रामचंद्र देव का पुत्र था भिल्लन, उसने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, मतलब उसने नजराना देना बंद कर दिया था विद्रोह स्वरूप। तो उसका दमन करना इस आक्रमण का उद्देश्य था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप रामचंद्र देव ने पुनः आत्मसमर्पण कर दिया और वह मलिक काफूर के साथ दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष उपस्थित हुआ। अलाउद्दीन ने उसके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया और देवगिरी का जीता हुआ राज्य उसे वापस लौटा दिया। साथ ही रायरायन की पदवी दी, गुजरात में नवसारी की जागीर उसे दी और भेंट के रूप में 1 लाख स्वर्ण टके और राजछत्र आदि प्रदान किए गए। रामचंद्र देव की पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया गया ताकि मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ आधार मिल सके। अलाउद्दीन खिलजी की ये जो नीति थी वो दूरदर्शितापूर्ण थी, क्योंकि रामचंद्र देव ने आगामी दक्षिण भारतीय अभियानों के लिए बहुमूल्य सहयोग अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर को प्रदान किया। अब जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है 1309-10 में वारंगल पर। तो ये वारंगल कहाँ पर है भाई? वारंगल है आधुनिक आंध्र प्रदेश में। यह काकतीय राज्य कहलाता था उस समय और वहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर ने वहाँ आक्रमण किया। खुसरो कहते हैं कि ये नगर बहुत सुरक्षित था
और किले बंद अवस्था में था, लेकिन मलिक काफूर ने दृढ़ता के साथ घेरा डाले रखा और अंततः प्रतापरुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध हार जाने के साथ साथ अलाउद्दीन की संप्रभुता स्वीकार कर ली और नियमित रूप से वार्षिक नजराना देने की शर्तें मान ली। बर्नी लिखते हैं कि इन दोनों युद्धों में 1307-8 में देवगिरी और 1309-10 में वारंगल, इन दोनों युद्धों के परिणाम स्वरूप इतनी धनराशि और सोना चांदी जवाहरात काफूर को मिले कि 1000 ऊंटों पर लाद कर ये सामग्री दिल्ली ले जाई गई। ऐसा कहा जाता है कि मलिक काफूर को 500 मन मतलब समझते हैं ना आप, 40 किलो, 500 मन जवाहरात, 96,000 मन सोना, 20,000 घोड़े और 500 हाथी यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारतीय अभियानों के परिणाम स्वरूप दिल्ली का राजकोष कितना ज़्यादा समृद्ध हुआ होगा। अगला जो राज्य है जिस पर मलिक काफूर हमला करते हैं वो है द्वार समुद्र का होयसल राज्य। ये द्वार समुद्र कहाँ पर है भाई? द्वार समुद्र है आज के कर्नाटक में। द्वार समुद्र का शासक था वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय अपने पड़ोसी राज्य मदुरा के साथ संघर्ष में बिजी था। मलिक काफूर ने इस बात का फायदा उठाया और 1309 में ही उसने द्वार समुद्र पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वीर बल्लाल को अपनी राजधानी की सुरक्षा करने का मौका ही नहीं मिल पाया और सेना नगर में प्रवेश कर गई। बाध्य होकर वीर बल्लाल तृतीय को संधि करनी पड़ी, अलाउद्दीन की संप्रभुता माननी पड़ी और वार्षिक नजराना देना स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा उसने मदुरा पर अभियान के समय भी मलिक काफूर को सहायता दी। मदुरा का जो राज्य है वो है आधुनिक तमिलनाडु और यह था पांड्य राज्य कहलाता था। पांड्य राज्य इस समय अराजकता से पीड़ित था। दो भाइयों वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था। मलिक काफूर ने वीर पांड्य की सेना को रामेश्वरम तक पीछे खदेड़ दिया और यहाँ के नगरों को लूटकर अपार धनराशि प्राप्त की। वहाँ के शासक क्योंकि राजधानी छोड़ के चला गया था इसलिए उसे पराजित नहीं किया जा सका। मलिक काफूर को पुनः दक्षिण भारत पर एक और आक्रमण करना पड़ा। ये आक्रमण हुआ 1313 में, जब देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शासक शंकर देव या सिंघण देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अतः पुनः देवगिरी पर हमला किया गया और देवगिरी को जीतकर ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1315 में दक्षिण के अभियान समाप्त हो जाते हैं और मलिक काफूर को पुनः दिल्ली बुला लिया जाता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय संपन्न होती है। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय या दक्षिण नीति पर निबंधात्मक प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको दक्षिण विजय तो लिखनी है। इन चारों राज्यों पर जो हमले हुए हैं वो बताने ही हैं। साथ ही साथ आपको उसकी दक्षिण विजय का महत्व भी बताना है कि आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली बार दक्षिण भारत पर हमले हुए हैं और उन्हें जीता गया है। लेकिन जीतने के बाद एक नई नीति अपनाई गई है। प्रत्यक्ष अधिकार नहीं कर रहे हैं बल्कि संप्रभुता स्वीकार करने के बाद उन्हें छोड़ दे रहे हैं। तो इस दक्षिण भारतीय नीति का क्या महत्व है उसको भी हम बिंदुवार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यह पहला अवसर है जब सल्तनत की सेनाओं ने इतनी दूर जाकर सैनिक विजय प्राप्त की है। तो इसके लिए अलाउद्दीन को पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी पड़ी होंगी। बर्नी के अनुसार तिलपत से लेकर दक्षिण के युद्ध के मोर्चों तक कई थाने बनाए गए और ये नियमित दूरी पर घुड़सवार और संदेशवाहक, जिनको कि हरकारा कहा जाता है, रखे गए, जो कि 2-3 दिनों के अंतर से सुल्तान की नियमित सूचनाएं दक्षिण भारत
में सेना को प्रदान करते थे और सेना को सुल्तान को ये बताते थे कि भाई दक्षिण भारत में उसकी सेनाएं कहाँ तक पहुँची हैं। इस तरह से राजधानी की खबरें और सुल्तान के आदेश भी नियमित रूप से सेना तक पहुँचते थे। रास्ते में कई स्थानों पर सैनिकों के लिए बाजार आदि संगठित किए गए थे ताकि उन्हें आवश्यक सामग्री प्राप्त होने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। एक बात। दूसरी जो बात है उसकी दक्षिण विस्तार की नीति उसकी उत्तर भारतीय विजय से भिन्न है। उत्तर भारत के राज्यों को जीतने के बाद वहाँ पर प्रत्यक्ष शासन की प्रत्यक्ष रूप से सल्तनत उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सल्तनत के अधीन मिला लिया गया और वहाँ अपने प्रांतपति नियुक्त किए गए। लेकिन दक्षिण भारत में उसने विजित क्षेत्रों का विलय करने के बजाय वहाँ पर परोक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई, अपनी संप्रभुता दक्षिण भारत के राज्यों पर आरोपित की और उन्हें वार्षिक नजराना देने के लिए बाध्य किया। बदले में उनके राजाओं के राज्य उन्हें लौटा दिए गए। दक्षिण में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाने का प्रमुख कारण ये था कि दक्षिण भारत की दूरी दिल्ली से बहुत अधिक थी, मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ थीं, भौगोलिक बाधाएं थीं, संचार और आवागमन की सुविधाओं का अभाव था। इसलिए इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में नहीं लाया जा सकता था और इस नीति की व्यवहारिकता हमें आगे समझ में भी आ जाती है जब गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं और अंततः एक एक करके सारे दक्षिण भारतीय राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और सल्तनत ही सीमाएं फाइनली वहीं तक रह जाती हैं जहां तक अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष रूप से सीमाएं स्थापित की थी। जो तीसरा महत्वपूर्ण बात या इस दक्षिण भारतीय विजय का जो तीसरा महत्व है वो ये है कि इस नीति के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम हुए। बड़ी मात्रा में धन संपदा प्राप्त हुई जिससे कि दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय कोष समृद्ध हुआ और अलाउद्दीन खिलजी को प्रशासनिक सुधार करने के लिए सैनिक सुधार करने के लिए सुविधा प्राप्त हुई। अगला महत्व ये है कि इन अभियानों के परिणाम स्वरूप उत्तर और दक्षिण भारत में संपर्क स्थापित हुआ। पहले वहाँ पर मुसलमानों की आबादी कम थी, लेकिन इन अभियानों के परिणाम स्वरूप वहाँ मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई। इन आरंभिक संपर्कों का परिणाम अधिक व्यापक रूप से हमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तथाकथित राजनीतिक परिवर्तन के प्रयास के रूप में दिखाई देता है। अगला जो महत्व है वो ये कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में पहली बार इस्लामी सत्ता का विस्तार किया था और साम्राज्यवादी विस्तार का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया था जिससे उसके उत्तराधिकारी शासकों की नीतियां भी प्रेरित हुईं। समेकित भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें तो समुद्रगुप्त के बाद 1000 साल के अंतर पर पहली बार किसी उत्तर भारतीय शासक ने दक्षिण के राज्यों पर अपनी संप्रभुता आरोपित करने में सफलता पाई। साम्राज्य विस्तार की इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने कई प्रशासनिक और आर्थिक सुधार लागू किए जिससे केंद्रीय प्रशासन की शक्ति और सुल्तान की निरंकुशता में वृद्धि हुई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारतीय साम्राज्यवादी नीति के महत्वपूर्ण और विविध परिणाम उपलब्ध हुए। अलाउद्दीन ने साम्राज्य विस्तार की सर्वोच्च उपलब्धि ये थी कि भाई दक्षिणी प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किए बिना ही उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो गई। वह उन कठिनाइयों से बच गया जिनका सामना मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण में विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप करना पड़ा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अलाउद्दीन की राज्य विस्तार की नीति केवल सफलताओं की लंबी कहानी है, क्योंकि शीघ्र ही दक्षिण के विजित राज्यों को सिर उठाने का मौका मिल गया। दक्षिण की विजय कभी पूर्ण नहीं हो पाई। संपत्ति तो लूट ली गई, लेकिन संधि की शर्तों को तोड़ने की प्रवृत्ति दक्षिण भारतीय राज्यों में बनी रही। जैसे ही मलिक काफूर दक्षिण से उत्तर भारत लौटता था, वैसे ही दक्षिण के राज्य सल्तनत की सत्ता की अवहेलना करने लगते थे।
मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिणी युद्धों से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन की सफलताएं दीर्घकालीन नहीं रहीं। अतः जब तक अलाउद्दीन शक्तिशाली रहा उसकी व्यवस्था कारगर रही, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी व्यवस्था विफल हो गई। लेकिन फिर भी हम इतना तो कह ही सकते हैं कि अपनी विस्तारवादी नीति के परिणाम स्वरूप वह लगभग संपूर्ण भारत का स्वामी बन गया। यह उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी।